morning student. I Kinnari Dave welcomes you all again in the standard 12 chapter number 6, and this is the last part of metallurgy. In this part we are going to study about the chromatography. This chromatography refining you have studied before the chapter also, but here we have to study only on the basis of refining of the extracted metal into the pure form. Now, what is chromatography? First of all, we just try to revise it, and then we'll go with the which kind of chromatography are useful for the further refining pure metal process. So just student, look at the board. Now chromatography method, the principle over here is the different component of mixture adsorb to different extent on adsorbent. अब यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट कि हमारे पास में जो भी इम्प्योर मेटल है, मतलब एक्सट्रैक्टेड जो इम्प्योर मेटल है कि जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटी है, जो अनवांटेड है, उसे हमें निकालना है. तो उसके लिए यहाँ हमने चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में जो पढ़ा था एडसॉर्प्शन, एडसॉर्बेट, उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्टूडेंट. तो ये क्रोमेटोग्राफी मेथड जो है वो टोटली बेस्ड ऑन द एडसॉर्बेंट. एडसॉर्बेंट का मतलब जानने से पहले एक बार फिर से हम चैप्टर 5 में चले जाते हैं स्टूडेंट्स. चैप्टर 5 एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आप लोग अगर घर में कुछ साइकिल या घर के अंदर फर्नीचर रखा है, मम्मी ने डस्टिंग नहीं किया है, आपके कंपाउंड में साइकिल पड़ी है, कल सुबह जब स्कूल जाने के लिए निकलते हो तो साइकिल की सीट के ऊपर क्या मिलता है देखने को? डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स. सेम वे जब आप स्कूल पहुंचते हो तो स्कूल की बेंचेस के ऊपर भी आपको डस्ट पार्टिकल मिलते हैं. तो ये डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं सिर्फ सरफेस के ऊपर, वो टेबल के अंदर या साइकिल की सीट के अंदर या बेंच के अंदर नहीं घुस सकते हैं. करेक्ट स्टूडेंट? तो दैट प्रोसेस विच अकर्स ओनली एंड ओनली ऑन द सरफेस, रस्टिंग होता है स्टूडेंट. आप लोग ने देखा है कि जो आयरन होता है वो आयरन रस्ट हो जाता है और धीरे 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 वो पूरा आयरन जो है वो खराब हो जाता है. उसी तरह से टर्माइट आपने देखी है, उधई होती है लकड़े के अंदर. तो उधई क्या करती है? उधई टर्माइट जो है वो सरफेस के ऊपर असर करती है और धीरे धीरे वो सरफेस में से पूरा लकड़ा को खा जाती है, पूरा आयरन को रस्टिंग जो है वो खराब कर देती है. बट इट अकर्स ओनली ऑन द सरफेस. सो एडसॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसीजर है कि जो सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे हो रही है. और इसके साथ में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चॉक. स्टूडेंट, चॉक अगर पानी के अंदर हम डालते हैं तो क्या होता है? चॉक है वो गीला होता है. थोड़ी और ज़्यादा समय तक आप वो चॉक को पानी के अंदर डाल के रखते हो तो धीरे धीरे पानी के जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एंटर्स इनसाइड द चॉक पार्टिकल्स, जो पोरस है चॉक पार्टिकल्स. ठीक है ना? तो पूरे अंदर की ओर पेनिट्रिएट हो जाते हैं चॉक के अंदर. उसी तरह से स्टूडेंट अगर हम फॉर्म लेते हैं, फॉर्म का मतलब है कि जो रेक्सीन वगैरह होता है, अगर हम वो लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अगर मान लो कि ये डस्टर है और डस्टर का ये आगे का पोर्शन है जिसे हम फॉर्म कहते हैं. तो ये फॉर्म उसके अगर मैं पानी में डाल देती हूँ, वो अगर मैंने से पानी में चला गया तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पूरा फॉर्म जो है वो हैवी हो जाएगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी पूरा उसके अंदर तक चला जाएगा. एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज एब्सॉर्प्शन. एब्जॉर्ब किया उसने, क्या एब्जॉर्ब किया? पानी को एब्जॉर्ब किया. चॉक ने भी
पानी के अंदर डाल देने से चॉक ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और वो चॉक पूरा गीला हो गया। सो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। बट वही चॉक अगर आप फ्लस कहीं पर आपके फ्लोर पे या कहीं बुक पे कहीं पर इंक गिरी हुई है और वो इंक को आपको सुखाना है और आप क्या करते हो, वहाँ पर सीधा सा वो चॉक लगाते हो, तो चॉक क्या करता है स्टूडेंट, एट दैट टाइम चॉक एब्जॉर्ब द इंक। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसके सरफेस पे रहती है। चॉक जो अगर आप तोड़ोगे तो इंक वाला पार्ट जो है वो अंदर नहीं होगा, अंदर से चॉक वाइट ही निकलेगा। एम आई राइट स्टूडेंट? ये फिनोमिना आपने ऑब्जर्व की है ना। सो चॉक ने इंक को सोख लिया, वो एब्जॉर्प्शन हुआ, पर चॉक को पानी में लंबे समय रखने से पूरा चॉक गीला हो गया, हैवी हो गया, ये फॉर्म हैवी हो गया, पूरा पानी अंदर सोख लिया। बिस्किट को चाय में डीप किया, पूरा बिस्किट गीला हो गया, टूट गया, वो पानी के चाय के अंदर मेल्ट हो गया। तो दैट ऑल फिनोमिना इज नोन एज एब्सॉर्प्शन। और मैंने जो आपको बताया कि सरफेस पे होने वाली जो अंदर पेनिट्रिएट नहीं होती है, दैट इज एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन में यहाँ हमारे पास में वर्ड आया है एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट ये दो वर्ड है स्टूडेंट। तो मैंने एग्जाम्पल बताया टेबल। टेबल के ऊपर डस्टिंग लगती है, करेक्ट स्टूडेंट? टेबल की सरफेस के ऊपर यहाँ पर डस्टिंग हो जाती है। तो ये टेबल है जो सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करता है, और ये डस्ट पार्टिकल है जो एक्यूमुलेट होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? सरफेस जो एक्यूमुलेट करती है, बुलाती है, चल भाई आजा आजा आजा, तो वो टेबल या तो वो सरफेस which allows the particle to accumulate, that is known as adsorbent. So यहाँ पर टेबल जो है वो एड्सॉर्बेंट कहलाएगा, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल को एक्यूमुलेशन करने के लिए जगह देती है। And the dust particle which accumulate, which gathered on the surface, that is known as adsorbate. तो ये डस्ट पार्टिकल एड्सॉर्बेट है और ये टेबल आपका एड्सॉर्बेंट है। ठीक है स्टूडेंट? मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, BATE एंड BENT, उसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया। टेबल BENT एंड डस्ट BATE। जिस तरह से सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से, उसी तरह एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन फिनोमिना होती है एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट से। BENT टेबल एंड BATE डस्ट पार्टिकल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जैसे सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सेम वे एड्सॉर्प्शन मीन्स एड्सॉर्बेंट प्लस एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का मतलब है जो एक्यूमुलेट करने के लिए सरफेस प्रदान करती है, सरफेस देती है, और एड्सॉर्बेट का मतलब है सरफेस के ऊपर जाके जो चिपकता है, जो एक्यूमुलेट होता है, दैट। ओके स्टूडेंट? तो ये थोड़ा सा हमने चैप्टर 5 को रिवाइज कर लिया। अब हम अपनी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में आगे जाते हैं। सो here in this chromatography process, the principle is the different component of mixture adsorb to the different extent on adsorbent. तो जो भी हमारा एड्सॉर्बेंट है उसके अंदर अलग अलग लेयर में डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ एड्सॉर्बेट जाके घुलता है, मिक्स हो जाता है या चिपकता है।
है ना। टेबल का नीचे का एरिया है तो वहाँ पर एड्सॉर्बेंट बहुत कम जाके चिपकेगा, और थोड़ा बीच का एरिया है वहाँ और कम होगा, पर ऊपर का एरिया है वहाँ पर एड्सॉर्बेंट बहुत ज़्यादा चिपकेगा। तो ये प्रिंसिपल हुआ कि डिफरेंट लेयर में एड्सॉर्बेंट के डिफरेंट लेयर में एड्सॉर्बेट जो है वो अलग अलग प्रपोर्शन में जाके वो मिक्सर में एड्सॉर्ब होते हैं अलग अलग लेयर में। किस तरह से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं या वो किस तरह से अलग अलग लेयर में एड्सॉर्ब होते हैं, उसके लिए स्टूडेंट दिस मिक्सचर इज मीन्स यहाँ पर जो भी इम्प्योर मेटल का मिक्सचर है दैट मिक्सचर इज पुट ऑन द स्टेशनरी फेज। एक स्टेशनरी फेज है जो ऐसे लकड़ा जैसा अगर है उसके ऊपर हमने यहाँ जो भी इम्प्योर मेटल है वो मेटल को रख दिया है, और उसके ऊपर एक मूविंग फेज मतलब ये तो स्टेशनरी है, उसके ऊपर से अगर हम हीट वाला जोन है या कोई भी ऐसा जोन है उसको मूव करते हैं कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में। सो मिक्सचर इज पुट ऑन द स्टेशनरी फेज। दिस स्टेशनरी फेज may be solid also and liquid also allowed to move on moving phase। तो उसके ऊपर मूविंग फेज ऐसे चलता रहता है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहता है, एंड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर गेट सेपरेटेड। तो जिसके हिसाब से वो एड्सॉर्ब पार्टिकल जो है वो एड्सॉर्बेंट में से निकलते जाते हैं थोड़े एक्सटेंट में, थोड़े समय में। तो ये हुई हमारी क्रोमेटोग्राफी मेथड। ये क्रोमेटोग्राफी मेथड जो है जनरली बहुत सारे प्रकार की है, पर हमारे बुक में सिर्फ हमें एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा मैं बाकी की 2 क्रोमेटोग्राफी मेथड का भी यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सो द क्रोमेटोग्राफी टाइप इज द फर्स्ट वन इट इज़ नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड वन इज नोन एज गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड द थर्ड वन इट इज़ नोन एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मतलब ये जो समझते हो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी आपका मिक्सचर जो है वो पेपर फेज में मूविंग बॉडी के साथ में, यहाँ गैस फेज रहेगा आपका जो आपका एड्सॉर्बेंट में से एड्सॉर्ब पार्टिकल को अलग करेगा, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम जैसा पार्ट लेते हैं, उसमें किस तरह से वो सब्सटेंस या तो एड्सॉर्ब पार्टिकल सेपरेट होते हैं। So first, column chromatography is useful for purification of element available in the minute quantity। So बहुत less proportion में जो भी element available है वो adsorbent में, उसे हम column chromatography से separate कर सकते हैं। Then this chemical properties of metal and impurity must be same। अब यहाँ कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ऐसा एलिमेंट जो माइन्यूट प्रोपोर्शन में तो है, पर उसके अंदर रहने वाली इम्प्योरिटी जो है स्टूडेंट, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी मोस्टली सेम होती है, नियरली सेम होती है। सो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो एड्सॉर्ब पार्टिकल है वो बहुत माइन्यूट पार्ट ऑफ एलिमेंट है जिसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, और इसमें इम्प्योरिटी और मोस्टली एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। स्टूडेंट, हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 6। Hope so you have studied properly, understand all the topics very well, and then also if you feel any of the problem or any doubt, you are free to contact me। And lastly स्टूडेंट, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तो आपको ही करनी है, लिख के अच्छी तरह से रिवाइज करके मेमोराइज करके आप लिखोगे तो आई होप सो
that you will be scoring such a good marks, because this chapter is also that way a scoring chapter. So thank you student, and don't forget to subscribe my channel.